Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 8 in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture, we discussed about ecological concepts like ecological niche, ecotone, edge species, and ecological pyramid, and solved the MCQs and practice questions related to these topics. In this lecture, we will study about a very important concept, that is ecological succession. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। इट रिफर्स टू द स्लो एंड ग्रेजुअल डायरेक्शनल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी। इसका मतलब है कि एक रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी जो हमको दिख रही है, जैसे हमारा इकोसिस्टम अगर हमको दिख रहा है कि ये रिलेटिवली स्टेबल है, तो आपको क्या लगता है ये हमेशा से ही ये इकोसिस्टम ऐसा होगा? नहीं, ये इकोसिस्टम हमेशा से इसी फॉर्म में तो नहीं रहा होगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो हमारा इकोसिस्टम आज जो स्टेबल दिख रहा है, क्या वो हमेशा से ऐसा था, और अगर नहीं था तो ये पहले कैसा था, और अभी इस फॉर्म में वो जो है वो कैसे, किस प्रोसेस से वो इस फॉर्म में आया है, उस प्रोसेस को हमको समझने के लिए ये इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझना जरूरी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इट रिफर्स टू द स्लो एंड ग्रेजुअल डायरेक्शनल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटी लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी। इसका मतलब है कि एक स्लो और ग्रेजुअल डायरेक्शनल चेंज है स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में एक बायोटिक कम्युनिटी का। मतलब एक जगह पे एक इकोसिस्टम में एक बायोटिक कम्युनिटी रहती है, उसका स्लो और ग्रेजुअल डायरेक्शनल चेंज है किस चीज़ में? स्ट्रक्चर में और कंपोजिशन में। क्या होता है उसमें? स्ट्रक्चर और कंपोजिशन उनका चेंज होते होते एक रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इट अकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इधर नेचुरल और मैन मेड। तो ये होता कैसे है? जैसे जैसे टाइम के साथ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ जो है आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते जाती हैं स्टेबिलिटी के लिए। और कैसे करती हैं या क्या कारण होता है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ होता है, या तो नेचुरल या मैन मेड। वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अदर कम्युनिटी अंटिल अ स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी डेवलप्स। मैच्योर और स्टेबल कम्युनिटी जब तक डेवलप नहीं होगी, ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट्स विथ पायोनियर कम्युनिटी फॉलोड बाय सीरियल कम्युनिटी एंड गेट्स स्टेबलाइज्ड विथ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जैसा हमने देखा कि हमारा जो इकोसिस्टम है आज के स्टेज में, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तो वो कैसे स्टार्ट होता है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन? पहले कोई स्पेस रहा होगा, कोई साइट रही होगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा होगा। मान लीजिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले जो भी वहाँ पे कम्युनिटी, जो भी वहाँ पे डेवलप हुआ होगा ऑर्गेनिज्म, वो उसको बोला जाता है पायोनियर कम्युनिटी। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्टेजेस हुए होंगे जहाँ पर एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस किया होगा, और उस रिप्लेस करते करते फाइनली जो मैच्योर स्टेबल कम्युनिटी बनी होगी, उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द स्टेजेस लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सीरीज। तो ये जो स्टेजेस हैं उसको सीरीज कहते हैं, और बीच में जो कम्युनिटीज़ आई होंगी उनको कहते हैं हम सीरियल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वायर, increased diversity of organisms with increased niche development, and a gradual increase in the complexity of food webs. तो जैसे जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। वहाँ पर पायनियर कम्युनिटी पहले रहे होंगे, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट्स में रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इन्वायरमेंट स्टेबल होता जा रहा होगा और कंड्यूसिव होता जा रहा होगा, फेवरेबल होता जा रहा होगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, इसलिए वहाँ पर पायोनियर कम्युनिटी से जैसे जैसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाते हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ता जाएगा। शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वायर, स्टार्टिंग में क्या होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम देखेंगे कि
कोई भी कम्युनिटी नहीं रही होगी या डिस्ट्रक्शन हो गया होगा या वहाँ पर कोई बायोटिक लाइफ नहीं होगा, तो रिजर्व जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होगा वो रिजर्वायर में रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बायोटिक लाइफ आता जाएगा, वो क्या करेगा, बायोटिक लाइफ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स जो है रिजर्वायर से शिफ्ट होगा फॉर द यूज़ ऑफ बायोटिक लाइफ। थर्ड, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ इंक्रीज्ड निश डेवलपमेंट। जैसे हम देख रहे थे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, उसी तरह से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ता जाएगा। फेवरेबल क्लाइमेट होने से क्या होगा, बहुत अलग अलग स्पीसीज आएंगी और वहाँ पर डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगी। डाइवर्सिटी इंक्रीज होने से वहाँ पर जो नीश होगा, ऑर्गेनिजम्स का नीश याद करिए, हमने बात किया था फंक्शनल रोल को कहते हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही ऑर्गेनिजम्स थे तो वो एक ही काम करते थे और 100 ऑर्गेनिजम्स हो गए वो भी वही काम करेंगे। तो वहाँ पर धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स जैसे बढ़ेंगे उनका रोल भी अपना अपना डिफाइन होता जाएगा। वो अपना अलग अलग अपना हैबिटेट, अपना फूड पैटर्न सब कुछ चेंज करेंगे और इसलिए उनका नीश भी डेवलप होता जाएगा। और जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ा, नीश बढ़ा, तो फूड वेब्स भी और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, जिसके कारण हमने ये भी देखा था कि कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स लीड टू स्टेबल इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। देखते हैं प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन, primary succession occurs in a new site where there is no provision of colonization of species and soil is found for the first time। इसका मतलब है कि प्राइमरी सक्सेशन उस सक्सेशन को कहते हैं जहां पे पहले कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल, प्राइमरी सक्सेशन कैन बी कॉज्ड बाय लावा फ्लोज, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स एटसेट्रा। अब जैसे लावा फ्लो होगा, लावा फ्लो होने से रॉक्स बनेंगे, तो उसमें पहले से कुछ भी लाइफ फॉर्म नहीं रहेगी, कोई भी तरह का कोई सॉयल फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पर धीरे धीरे करके जब पायनियर स्पीसीज कुछ आएंगे, उस एनवायरनमेंट में भी जी सकते हैं, वो धीरे धीरे रहेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कम्युनिटीज़ एक दूसरे को रिप्लेस करते जाएंगी और उसके बाद जब फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी तब उसको फिर हम फाइनल सक्सेशन बोलेंगे। और इस टाइप के इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स में क्या होगा, मान लीजिए बर्फ़ पहले से ढका हुआ है हमेशा से ग्लेशियर्स में, अब ग्लोबल वार्मिंग और भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण जब ग्लेशियर्स रिट्रीट होंगे तो बहुत सारा लैंड ऐसा होगा जो पहले कभी भी हैबिटेबल नहीं रहा होगा, लेकिन वो एक्सपोज हो जाएगा और उस लैंड पे जब कम्युनिटीज़ डेवलप होंगी तो वो भी प्राइमरी सक्सेशन होगा। द न्यू साइट is first colonized by few hardy pioneer species that are often microbes, lichens, mosses। तो ये जो नया साइट होगा वो पहली बार जो पायनियर कम्युनिटी उसको कॉलोनाइज करेगी वो हार्डी पायनियर स्पीसीज होंगी। हार्डी मतलब बहुत ही हार्ड इन्वायरमेंट में वो जीने के लिए सक्षम होंगी, कैपेबल होंगी। तो वैसी स्पीसीज़ जो है वहाँ पे रहेंगी। उस टाइप की स्पीसीज़ में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लाइकेंस, मॉसेस, कुछ माइक्रोब्स। लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी और फंगाई, इनको सॉयल की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक दूसरे को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। सेम इज़ द केस विद सम माइक्रोब्स एंड मॉसेस। तो ये वहाँ पे रहेंगी। और द पायनियर स्पीसीज ओवर अ फ्यू जनरेशंस अल्टर द हैबिटेट कंडीशंस बाय देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कुछ जनरेशंस जब वो पायनियर स्पीसीज वहाँ पे रह जाएंगी तो वो वहाँ के हैबिटेट को चेंज करेंगी अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट से। वहाँ का क्लाइमेट होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, वहाँ का लिविंग कंडीशंस होगा, उनको वो धीरे धीरे चेंज करेंगी। और चेंज करने के बाद ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा जहाँ पे और भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे आके धीरे धीरे रह सकें।
These alternate conditions may be favorable to organisms which arrive subsequently at the site. तो ये जो कंडीशंस पायनियर स्पीसीज ने एनवायरनमेंट को चेंज किया है, ऑल्टर किया है, वो दूसरे स्पीसीज के लिए फेवरेबल होंगी और वहाँ पे वो आके धीरे धीरे रहना चालू करेंगे. ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय दिस पायनियर्स बाय डेथ एंड डिकम्पोजिशन रिलीज न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. पायनियर स्पीसीज होंगे, उनके जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उनका डेथ और डिकम्पोजिशन से रिलीज होगा न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर सॉयल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और आगे जाके ये ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं आगे की स्पीसीज के लिए फूड का काम करेंगे. एज कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू टू ग्रो, इट बिकम्स मोर एंड मोर डाइवर्स एंड न्यू नेस्ट किट्स डेवलप. हमने पहले भी देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन में कि जैसे जैसे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते जाएंगे ये मोर एंड मोर डाइवर्स पर होते जाएंगे, मतलब डाइवर्सिटी उनकी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी हमने देखा था निश भी बढ़ता जाएगा. द पायनियर स्पीसीज गिव वे टू द न्यू स्पीसीज एंड इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम अ रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी इज स्टैब्लिश्ड. पायनियर स्पीसीज होंगी वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ नई स्पीसीज को जगह देती जाएंगी और नई स्पीसीज उनको ओवरटेक करते जाएंगे, और ऐसे ही ये जो सीरियल कम्युनिटीज़, जो बीच के जो कम्युनिटीज़ होते हैं सीरियल कम्युनिटीज़, वो एक दूसरे को रिप्लेस करते करते ओवर टाइम क्या होगा कि एक रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो जाएगा, और ये एक स्टेबल इकोसिस्टम होगा जिसको फिर वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हम बोल सकते हैं. तो ये हम डायग्राम से देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन का. पहले कुछ भी एक बेयर रॉक रहा होगा. बेयर रॉक, वहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा. वहाँ पर धीरे धीरे जो हार्डी स्पीसीज़ हैं जैसे लाइकेंस हो गए, मॉसेस हो गए, कुछ माइक्रोब्स हो गए, वो वहाँ पर पहले आएंगे और वो वहाँ पर रहना चालू करेंगे. धीरे धीरे वो डेड और डीके होंगे. डेड और डीके होने के बाद उनका न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे और उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वहाँ पर धीरे धीरे सॉयल का फॉर्मेशन करेंगे. उस सॉयल का फॉर्मेशन से और इनके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनसे कुछ गैसेस रिलीज़ होंगी, जैसे CO2 रिलीज़ होगा. तो वहाँ पर छोटे मोटे प्लांट्स के भी रहने का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है. वो फिर वहाँ पर छोटे मोटे प्लांट्स रहेंगे, वो भी हेल्प करेंगे रॉक्स के वेदरिंग में, और फिर प्रेसिपिटेशन भी होगा. तो धीरे धीरे वहाँ पर सॉयल का और फॉर्मेशन होगा, और ये पायनियर स्पीसीज जो हैं धीरे धीरे गिव वे करेंगे इंटरमीडिएट स्पीसीज के लिए. वहाँ पर ग्रासेस भी आएंगे, पेरेनियल्स जैसे साल भर रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो रहेंगे. उसके बाद फिर और भी कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज आएंगे जो कि आपस में कंपटीशन करेंगे और जैसे ग्रासेस, श्रब्स एंड शेड इनटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन्स, ये रहेंगे. ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, और कुछ स्पीसीज जो हैं इसमें से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगी, और धीरे धीरे हम देखेंगे ओवर अ ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, हो सकता है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हो सकता है, और वहाँ पे हम देखेंगे एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे इंटरमीडिएट था शेड इनटॉलरेंट ट्रीज, लेकिन वहाँ पर और भी कुछ ट्रीज डेवलप होंगी जैसे शेड टॉलरेंट ट्रीज. उस इन्वायरमेंट को कोप अप करके अडेप्ट करके फिर वो एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगी, और ये फिर फाइनल इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करेगी. तो ये पायनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का जो सफ़र है, अगर स्टार्टिंग में पायनियर स्पीसीज से पहले उस साइट पे कुछ भी नहीं रहा हो, फर्स्ट टाइम वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो रहा हो, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन. Secondary succession occurs in a previously colonized site or a place where soil is already present. It occurs due to natural or anthropogenic causes. तो सेकेंडरी सक्सेशन उस सक्सेशन को कहते हैं साइट रहा होगा, वो पहले कॉलोनाइज्ड रहा होगा या तो वहाँ पे सॉयल पहले से प्रेजेंट रहा होगा. तो ये कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में पहले से स्पीसीज़ हैं, लेकिन मान लीजिए नेचुरल वाइल्ड फायर हो गया,
तो वाइल्ड फायर होने से क्या होगा कि वहाँ का जो जंगल है वो जल गया, वहाँ की सारी स्पीसीज मर गई, पेड़ भी मर गए, एनिमल्स भी मर गए, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। लेकिन सॉयल है, न्यूट्रिएंट्स कुछ रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वहाँ से सक्सेशन चालू होगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। एक और तरीका हो सकता है जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसा करती हैं जो एक जगह पे खेती करती है, उसके बाद वो वहाँ पर छोड़ के दूसरा साइट ढूंढती हैं। जैसे एक जंगल को काट दिया उन्होंने, उस जंगल को काट के वहाँ पर सब कुछ खाली किया और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के बाद फिर उस जगह को छोड़ के फिर नेक्स्ट मूव ऑन कर गए। जो जगह खाली हुई वहाँ पर जो सक्सेशन चालू होगा, वहाँ पर भी कोई स्पीसीज़ आके भी धीरे धीरे रहना चालू होंगे, वहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे, उनको फिर टेकअप करके वो आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइप की जो सक्सेशन होता है उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। और इन सेकेंडरी सक्सेशन ऑल्सो देयर कैन बी पायनियर कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी सक्सेशन है वहीं पर पायनियर कम्युनिटी होगी। सेकेंडरी सक्सेशन इज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज। तो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ थी उनका या तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया हो या पार्शियल डिस्ट्रक्शन भी हुआ हो, वहाँ से जो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, वहाँ से जो सक्सेशन चालू होगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और सिंस सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन ए वेल डेवलप्ड सॉयल already formed at this site, it is relatively faster as compared to primary succession। तो आप प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस देखिए। प्राइमरी सक्सेशन में कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पर धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनिजम्स, पायनियर स्पीसीज आए होंगे, वो अब कुछ जनरेशन्स तक रहे होंगे, फिर थोड़ा सा इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बनाया होगा, न्यूट्रिएंट पूल से न्यूट्रिएंट्स गए होंगे, डेड डीके मैटर से उनका न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुआ होगा, सॉयल बना होगा उनके ऑर्गेनिक मैटर से, फिर धीरे धीरे कुछ और पायनियर स्पीसीज जो प्लांट्स होंगे, छोटे प्लांट्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो वहाँ आए होंगे, फिर कुछ जनरेशन्स के बाद इंटरमीडिएट स्पीसीज आए होंगी, वहाँ पर अपने में कंपटीशन किए होंगे, न्यू नीश डेवलप किया होगा और फिर फाइनल ड्यू प्रोसेस में क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक आएंगे। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में आपके पास सॉयल पहले से रहा, आपके पास पहले से न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है पायनियर स्पीसीज जो आएंगे वो कोई ज़रूरी नहीं कि मॉसेस, लाइकेंस यही होंगे। हो सकता है सॉयल और न्यूट्रिएंट्स से आपको और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो भी कंड्यूसिव होगा, तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी हो सकती है। तो ये सब के कारण क्या है, वहाँ पर प्लांट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे और वहाँ पर पायनियर स्पीसीज जो आएंगे जैसे एनुअल प्लांट्स है, और फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज भी वहाँ पर जल्दी डेवलप हो जाएंगी और उसी तरह से अबाउट 100-200 ईयर्स में वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आके स्टेबल इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाएगा। लेकिन हमने जस्ट पहले ही देखा था अभी प्राइमरी सक्सेशन में कि ये प्रोसेस आपके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ले सकते हैं। अब आते हैं हम प्रोसेसेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो हमारा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइट टू दी फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो उसमें जो स्टेजेस हैं बेसिकली हैं, फर्स्ट स्टेज है न्यूडेशन, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ बेयर साइट। तो न्यूडेशन में होता है जो साइट है, जो भी या तो प्राइमरी सक्सेशन हो या सेकेंडरी सक्सेशन है, उसमें क्या होगा, आपका जो भी एक साइट है वो डेवलप होगा। प्राइमरी सक्सेशन में जैसे लावा फ्लो हुआ होगा तो एक साइट डेवलप हुआ होगा उसका कूलिंग के बाद। सेकेंडरी सक्सेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर हुआ होगा तो वहाँ पे जो साइट डेवलप हुआ होगा उसको न्यूडेशन कहते हैं। सेकंड, इन्वेजन, दैट इज़ अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इकेसिस। तो जो न्यू स्पीसीज आए होंगे जिनको हम पायोनियर स्पीसीज भी कहते हैं। थर्ड, कंपटीशन। अब कंपटीशन क्यों होगा, कंपटीशन होगा फॉर न्यूट्रिशन, फॉर वाटर, फॉर स्पेस। तो जैसे जैसे स्पीसीज़ आ रहे हैं, इन्वेजन होता जा रहा है, अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज़ आता जा रहा है, तो पायनियर स्पीसीज़ पहले आएंगे, फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट स्पीसीज़ आएंगे, उसके बाद क्लाइमेक्स स्पीसीज़ में कन्वर्ट होंगे। तो ये सब में जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, स्पीसीज़ आएंगे और डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी,
तो उन लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन क्यों बढ़ेगा? आपके पास न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं, वाटर लिमिटेड होगा, स्पेस लिमिटेड होगा, तो उस साइट पे ये कंपटीशन ही आगे चल के आपको एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने में हेल्प करता है। फोर्थ, रिएक्शन। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो रूल अप्लाई होना चालू हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट, एग्जिस्टिंग पायनियर कम्युनिटीज़ या इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करके खुद को इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस है, उसको रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन से ही धीरे धीरे एक कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करेगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम में क्या होगा कि फिफ्थ स्टेप आएगा जो है स्टेबिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी के साथ हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म हो जाता है। दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है ऑटोजेनिक सक्सेशन, दूसरा एलोजेनिक सक्सेशन। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है? इट अकर्स ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। तो जो बायोटिक फैक्टर्स के कारण जो सक्सेशन चालू होता है उसको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो बायोटिक फैक्टर्स हमारा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब पहले से वहाँ पर कोई ना कोई किसी साइट पे बायोटिक फैक्टर्स रहे होंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस विथ ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन हमारा ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है। और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स, दैट इज नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। तो प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस विथ एलोजेनिक सक्सेशन एंड स्लोली प्रोसीड टुवर्ड्स ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में हम जानते हैं पहले कोई कॉलोनाइजेशन नहीं रहता है, बेयर साइट रहता है, तो वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं, जैसे आपके न्यूट्रिएंट पूल रहे होंगे, आपके रॉक्स रहे होंगे, वाटर रहा होगा, लेकिन लाइफ नहीं रहा होगा। तो वहाँ से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर ऑटोजेनिक सक्सेशन, जब बायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होना चालू हो जाते हैं तब वो एलोजेनिक सक्सेशन हो जाता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। इन द ग्रासलैंड्स, ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज फर्स्ट, insects and fungi, B, limited sunlight and paucity of nutrients, C, water limits and fire, none of the above। 5 सेकेंड आंसर कमेंट्स में कीजिए। देखिए, पहले ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम को हम समझते हैं। जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारे जो एक एरिया है वहाँ पर ओनली ग्रासेस रहते हैं और बहुत ही रेयर चांसेस शायद कोई ट्री हो, लेकिन मोस्टली वहाँ पे ग्रासेस ही रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे ग्रासलैंड्स में ट्रीज़ जो हैं वो ग्रासेस को क्यों नहीं रिप्लेस कर देती हैं? दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स और ग्रासेस का रिक्वायरमेंट्स। पहला, ट्रीज़ जो हैं उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रासलैंड में आपको पता है शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, तो ट्रीज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम वो ग्रासेस को रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि जैसे वाटर नहीं रहेगा तो ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे सस्टेन अपने आप को नहीं कर पाएंगे। सेकंड, ये ड्राई एरियाज़ में जनरली पाया जाता है ग्रासलैंड्स, और वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मियाँ आती हैं, तो आग लगने का स्कोप रहता है। तो जैसे ही आग लगता है वो ग्रासेस जल जाते हैं और फिर बारिश आती है तो फिर वो पनप जाते हैं, फिर वो उग जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन एक ट्री को डेवलप होने में ईयर्स भी लग सकते हैं। फायर होने के बाद वो मर जाता है, उसको वो ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन ग्रासेस वहीं ग्रो कर पाते हैं। तो जो ग्रासलैंड्स में है, वाटर लिमिट एंड फायर, ये दो मेजर फैक्टर हैं जो कि ट्रीज़ को आने नहीं देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है उनको सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, हमने इसको बायोटिक इंटरेक्शंस में भी देख लिया है कि लाइकेंस होते हैं एल्गा और फंजाई का
म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें फंजाई एंड एल्गे ये एक दूसरे के लिए फूड का जुगाड़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का जुगाड़ करते हैं, और इसीलिए इनको अलग से कोई सॉइल का भी ज़रूरत नहीं होता है, और ये बहुत हार्ड टू लिव एटमॉस्फेयर में भी रह सकते हैं, और इसीलिए ये एक पायनियर स्पीसीज़ के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेचर which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil? First fern, second lichen, third moss, fourth mushroom. इसका आंसर 5 सेकंड में कमेंट्स में आंसर कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, फर्न जो है उसको सॉइल चाहिए होता है, वो एक तरह का प्लांट होता है। लाइकेंस हमने अभी देखा, इनको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। मॉसेस जो होते हैं वो भी पायनियर स्पीसीज़ होते हैं, उनको भी सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। मशरूम्स जो हैं उनको भी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी, 2 and 3 ओनली। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम पॉलिटेंट्स एंड इट्स मूवमेंट इन ट्रॉपिक लेवल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।